हेलो नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस एग्जामिनेटर। आज की इस वीडियो में हम बैंकिंग अवेयरनेस की श्रेणी में एक नई वीडियो और उसमें हम रेपो और रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात करेंगे। तो रेपो और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, क्यों होता है और किस तरह से ये कार्य करता है, इन सभी चीज़ों की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेपो रेट की। रेपो दर या रेपो रेट ये क्या होता है? तो यहाँ पर एक तरह का इसको हम कह सकते हैं कि ब्याज होता है। ये वह ब्याज दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है केंद्रीय बैंक की और जो वाणिज्यिक बैंक है उनकी बात हो। तो इंडिया की हम बात करें तो हमारे यहाँ इंडिया में जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है। अब जो बैंक होती हैं वो अपना कार्य करने के लिए अ, ऋण देने के लिए, अपनी जो सर्विसेज हैं उनको देने के लिए रुपए की ज़रूरत होती है। इस केस में अगर कोई बैंक आरबीआई से रुपए लेती है, तो उस रुपए पर उस बैंक को आरबीआई को क्या देना होगा? ब्याज देना होगा। जिस प्रकार से आप लोन लेते हैं, आपको बैंक के लिए ब्याज देना पड़ता है, उसी तरह से जब कोई बैंक आरबीआई से लोन लेता है या फिर आरबीआई से रुपए लेता है, तो उस बैंक को आरबीआई के लिए भी ब्याज देना पड़ता है। अब ये कब-कब होता है? ये हो सकता है कि जब मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जैसे कि 2000 और हम बात करें 2024 की। तो अगर 2000 में सन 2000 में हम सपोज़ करते हैं कि ₹10 में कोई चीज़ मिल रही थी हमें 1 किलोग्राम। लेकिन अब 2024 में हमें ₹10 में वो चीज़ मिलती है 400 ग्राम। ठीक है? ये 1 किलोग्राम है, ये 400 ग्राम। तो यहाँ पर सेम रुपए में जो चीज़ हम पहले खरीद रहे थे, उस चीज़ को अब हम कम खरीद पा रहे हैं। तो ये क्या होता है? ये होता है इन्फ्लेशन। अब यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जब मार्केट में हर इंसान के पास पैसा ज़्यादा होता है, रुपए ज़्यादा होता है, तो हमें किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। जैसे कि अगर एक चीज़ है यहाँ पर और एक ही खरीदने वाला है या फिर हम कह सकते हैं 2 लोग खरीदने वाले हैं। तो यहाँ पर इस वस्तु की जो प्राइस होगी, अगर हम बात कर रहे हैं ₹10 में, तो हमें यहाँ पर वो वस्तु हमें ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगर हम सपोज़ करें यहाँ पर हमारे पास आ गए 10, 20, 50 लोग आ गए रुपए लेके कि हमको भी खरीदना है, हमको भी खरीदना है, तो आपको इस चीज़ को खरीदने के लिए रुपए ज़्यादा देने पड़ेंगे। हो सकता है ये ₹10 दे, ये कहता है मैं 15 में खरीद सकता हूँ, ये कहता है मैं ₹20 में खरीद लूँगा। तो ये हम उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं। तो सिंपल सी हम बात करें, जब मार्केट में पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, लोगों के पास ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर जिसको हम कहते हैं तरलता कहते हैं, लिक्विडिटी कहते हैं। तो इन्फ्लेशन के केस में जो बैंक होता है उसके पास अगर आरबीआई से पैसे लेने जाता है, तो आरबीआई उस पर ब्याज लगाती है, ज़्यादा ब्याज लगाती है। इसका प्रभाव ये पड़ता है कि जो बैंक है वो अपने कस्टमर्स को या नए कस्टमर्स को लोन नहीं दे पाता है, उतनी सर्विसेज़ नहीं दे पाता है। अगर वो सर्विसेज़ देगा, तो उसे रुपए चाहिए होंगे आरबीआई से। जब आरबीआई से रुपए लेने जाएगा, तो उसको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पर तरलता को विनियमित करने के लिए, जिसको लिक्विडिटी कहा जाता है। अब बात करते हैं किस तरह से काम करता है। जैसे बैंकिंग में जो रेपो दर है, वो पुनर्खरीद विकल्प, जिसको हम रीपर्चेजिंग ऑर्डर्स कहते हैं, ठीक है? रीपर्चेजिंग ऑर्डर्स कहते हैं, पुनर्खरीद समझौते से संबंधित है। यहाँ पर जो फंड्स होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, वो गवर्नमेंट बैंकों के लिए वो खरीदते हैं, ठीक है? वो खरीद कर उनके बेसिस पर ही रेपो रेट, या हम कह सकते हैं कि उनके बेसिस पर ही जो बैंक होते हैं वो आरबीआई से रुपए लेते हैं, कर्ज लेते हैं। अब यहाँ पर केंद्रीय बैंक ये अल्पावधि ऋण, ट्रेजरी बिल या सरकारी बॉन्ड जैसी प्रतिभूतियों के विरुद्ध प्रदान करता है। अब यहाँ पर अल्पावधि की बात की गई है। अल्पावधि का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हर समय जो रेपो रेट है वो हाई रहता है। कभी-कभी रेपो रेट, जैसे हम बात करें कि रेपो रेट 6.50 या फिर 6.25, इस तरह से रेपो रेट कम ज़्यादा होता रहता है। अब ये कम ज़्यादा क्यों होता है?
जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है मार्केट में, तब आरबीआई जो आरबीआई है वो रेपो रेट को बढ़ा देता है। जब इन्फ्लेशन कम होता है तब आरबीआई रेपो रेट को कम करता है। अब यहाँ पर जो हम पुनर्खरीद विकल्प की बात कर रहे थे, पुनर्खरीद समझौते की बात कर रहे थे, उसको रीपर्चेजिंग ऑर्डर्स की बात करते हैं। वहाँ पर जो ट्रेजरी बिल है या फिर सरकारी बॉन्ड है, उनकी खरीद फरोख्त होती है। यहाँ पर उनके बेसिस पर ही जो बैंक होते हैं वो आरबीआई से लोन लेते हैं। तो ये तो हो गया रेपो रेट। तो सिंपल सी बात है, जो रेपो रेट है वो बैंकों के लिए अप्लाई होता है। जो बैंक होती हैं, अगर वो आरबीआई से पैसे लेती हैं तो उनको ब्याज देना पड़ता है, और उस ब्याज को, उस दर को हम रेपो रेट कहते हैं। अगर रेपो रेट ज़्यादा होगा तो जिस बैंक ने रुपए लिए हैं आरबीआई से, उस पर तो असर पड़ेगा ही, उसके साथ साथ जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उन पर भी असर पड़ेगा। अब ऐसा कैसे होता है? अगर एक बैंक, ये आरबीआई है और ये एक बैंक है, अगर ये बैंक आरबीआई से रुपए लेती है और ये आपको देती है, अगर आरबीआई से रुपए लेके आपको लोन दे रही है, तो सिंपल सी बात ये है कि अगर इसको ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर देना पड़ेगा तो वो आप पर भी ज़्यादा ब्याज लगाएगी। अगर इसको यहाँ पर कम ब्याज देना पड़ रहा है तो ये आपको कम ब्याज लगा सकती है। आपको लोन दे दिया और कह दिया कि आप हमें कम ब्याज पर दे सकते हैं, लेकिन जब इस बैंक को ही ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है आरबीआई को, तो ये आपको कम कैसे दे देगा? ये आप पर भी उतना ही ब्याज लगाएगा, ठीक है? इसी उतना ही का मतलब है कि अगर इसको यहाँ से ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा तो ये आप पर भी ज़्यादा ब्याज लगाता है। तो सीधा सा प्रभाव यहाँ पर जो रेपो रेट का है वो बैंकों के मध्य है, आरबीआई और जो बैंक है उनके मध्य है, लेकिन इसका प्रभाव आम जनता पर भी पड़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे रिवर्स रेपो रेट की, ठीक है? अब ये तो रेपो रेट हो गया, अब इसका रिवर्स, उल्टा रेपो रेट, रिवर्स रेपो दर। अब ये क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट की हम बात करें तो यहाँ पर रेपो रेट के केस में जो आरबीआई है वो क्या कर रहा है, वो बैंक को पैसे दे रहा है। लेकिन अब रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक है, हम इंडिया की बात करें तो जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो क्या करता है, वो बैंक से पैसे लेता है। क्या करता है? बैंक से पैसे लेता है, या फिर ये बैंक आरबीआई को पैसे देती हैं। देखो, दो अलग अलग केस है। बैंक आरबीआई को पैसे दे रही है या फिर आरबीआई बैंक से पैसे ले रहा है। बैंक आरबीआई को पैसे इसलिए दे सकती है अगर उसके पास सरप्लस में है, उसके पास रुपए ज़्यादा है, सरप्लस में है, तो वो अपने बैंक है उस रुपए को उठाकर सेंट्रल बैंक को दे देगी, आरबीआई को दे देगी। अब जब ये बैंक इसको रुपए देगी, तो जो रुपए दिए हैं उस पर इसको क्या मिलेगा? उसको इस पर ब्याज मिलेगा। अब ब्याज कैसे मिल रहा है? अब ब्याज मिल रहा है बैंक को, क्योंकि इसने रुपए दिए हैं सेंट्रल बैंक को। जब सेंट्रल बैंक में, जब सिंपल सी बात है, हम इसको ऐसे समझते हैं, जब आपके अकाउंट में रुपए होते हैं तो आपको ब्याज मिलता है। 5% हो गया, 5.5, 6% हो गया, 6.5% हो गया, 7% हो गया, अलग अलग बैंकों के हिसाब से अलग अलग होता है। तो जो आपके रुपए बैंक में है उस पर आपको ब्याज मिलता है। आपने क्या करा, आपने रुपए उठा के बैंक को दे दिए, आपके अकाउंट में है, मतलब आपने बैंक को दे दिए, अब आपको उस रुपए पर ब्याज मिलता है। उसी प्रकार से जब कोई बैंक आरबीआई को अपने रुपए देती है, आरबीआई के पास रुपए जमा करती है, तब उस बैंक को भी ब्याज मिलता है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के भीतर वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है। ये एक केस है, पैसा उधार लेता है, आरबीआई बैंक से पैसा उधार ले सकता है। दूसरा केस है, बैंक आरबीआई में पैसे जमा कर सकता है। यह एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग देश में धन आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। अब धन आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए कैसे किया जा सकता है? उदाहरण के तौर पर समझेंगे। अगर अगर मार्केट में रुपए ज़्यादा है, ठीक है? अगर मार्केट में रुपए ज़्यादा है, रुपए ज़्यादा का मतलब है जो मनी सप्लाई है, ठीक है? जो मनी सप्लाई है वो अगर ज़्यादा है, अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो यहाँ पर बैंक, अगर इस बैंक के पास ज़्यादा रुपए है तो ये क्या करेगा, ये कई सारे लोगों को लोन दे सकता है, बहुत सारे लोगों को लोन दे सकता है। अब इस केस में ज़्यादा लोन देगा, ज़्यादा पैसों का वितरण होगा, मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी।
मनी सप्लाई ज़्यादा होती है तो आरबीआई क्या करता है कि मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो रेगुलेट रहे मतलब कि इस बैंक के पास ज़्यादा रुपए हैं तो वो क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, इस बैंक से रुपए ले लेता है। आरबीआई क्या करेगा, इस बैंक से रुपए ले लेगा। जब इस बैंक से रुपए ले लेगा, जब इस बैंक के पास ज़्यादा रुपए ही नहीं है तो ये मार्केट में सप्लाई क्या करेगा। मतलब रुपए तो होते हैं लेकिन आप समझो, जब आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, लेकिन जब आपके पास पैसे ही कम होंगे तो आप क्या चीज़ें खरीदेंगे, आप उतनी चीज़ें नहीं खरीदेंगे। जिससे जो मनी सप्लाई है मार्केट में वो यहाँ पर कंट्रोल में रहती है, रेगुलेट में रहती है। ठीक है, दो केस हैं यहाँ पर। पहला क्या है, आरबीआई बैंक से रुपए ले सकता है। किस केस में रुपए लेगा, जब मार्केट में उसको मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होगा। दूसरा केस क्या है, बैंक है आरबीआई में पैसे जमा कर सकते हैं। अगर बैंक के पास रुपए सरप्लस में है, ज्यादा रुपए हैं, तो वो आरबीआई के पास रुपए जमा करके उस पर ब्याज ले सकता है। अब जो रेपो रेट होता है वो हमेशा ज्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट से। ठीक है, अब आरबीआई यहाँ पर क्या करता है, चालाकी करता है। आरबीआई तो अगर इसको रुपए देगा तो ज्यादा पैसे इससे लेगा, लेकिन अगर ये बैंक इसको रुपए देगी तो इसको कम ब्याज देगा। अब एक बार हम इसमें अंतर समझ लेते हैं रेपो रेट में और रिवर्स रेपो रेट। इट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू बैंक्स। जो रेपो रेट होता है वहां पर जो बैंक होती हैं, जो बैंक है वो क्या कर रही हैं, बैंक है वो क्या कर रही हैं, वो आरबीआई से पैसे ले रही हैं। ठीक है, आरबीआई से पैसे ले रही हैं रेपो रेट में। तो जो रेपो रेट है वो बैंक को ब्याज देना पड़ता है आरबीआई के। अब वहीं पर रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो रिवर्स रेपो रेट में जो आरबीआई होता है वो बैंक को क्या करता है, जो रुपए हैं वो बैंक से रुपए लेता है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट में बैंक आरबीआई के पास रुपए जमा करते हैं या फिर आरबीआई बैंक से रुपए लेता है। अब जो रुपए बैंक ने आरबीआई को दिए हैं उस पर ब्याज मिलता है बैंक को। यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो किसे मिल रहा है, इंटरेस्ट यहाँ पर आरबीआई को मिल रहा है, लेकिन जो यहाँ पर इंटरेस्ट है रिवर्स रेपो रेट में वो बैंक को मिलता है। इट इज हाइयर देन द रिवर्स रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये हमेशा लो होता है रेपो रेट से। मतलब कि जो आरबीआई है वो बैंक से ज्यादा ब्याज लेता है लेकिन वो बैंकों को कम ब्याज देता है। इट इज यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड सॉल्व डिफिशियंसी ऑफ फंड्स। देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की हमने बात कर ली कि इन्फ्लेशन कैसे होता है, क्या होता है। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, ठीक है, तो वहां पर उसको कंट्रोल करता है रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट अगर बढ़ा देंगे तो जो बैंक है वो कस्टमर्स को कम लोन दे पाएंगी, और हम कह सकते हैं जो मनी सप्लाई है वो कम, थोड़ी रेगुलेट होगी। अगर मार्केट में रुपए ज्यादा है एक तरह से कहें तो वहां पर इन्फ्लेशन ज्यादा है और उसको रेगुलेट करने के लिए रेपो रेट बढ़ाना पड़ता है बैंक। एक तो केस ये हो गया। दूसरा होगा डिफिशियंसी ऑफ फंड्स। डिफिशियंसी ऑफ फंड्स का मतलब है अगर कोई बैंक, हम कहें कि बैंक बैंक्रप्सी होने वाली है, अगर किसी बैंक के पास रुपए नहीं है तो वो अपने कस्टमर्स को रुपए कैसे देगी। इस केस में आरबीआई उस बैंक को रुपए पहुंचाता है ताकि उस बैंक है वो बंद ना हो पाए। उसको हम कहते हैं डिफिशियंसी ऑफ फंड्स। मतलब बैंक के पास रुपए खत्म हो गए तो वो आरबीआई से रुपए लेके अपने कार्य कर सकता है। अब रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं। इट इज यूज टू मैनेज कैश फ्लो। ये कैश फ्लो मैनेज करने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। इट इन्वॉल्व्स द सेल ऑफ सिक्योरिटीज व्हिच वुड बी रिपर्चेज्ड इन फ्यूचर। अब यहाँ पर सेल की बात हो रही है, जो सिक्योरिटीज हैं जो रिपर्चेज्ड है। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे रेड ट्रेजरी बिल होते हैं, सरकारी बॉन्ड होते हैं। इस तरह से इन चीजों को यहाँ पर बैंक होती है वो परचेज करती है, वो क्या करती हैं, बेचती हैं आरबीआई को, बाद में वो खरीद सकती है। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन अकाउंट। रिवर्स रेपो रेट में यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो बैंक है वो सीधे पैसा दे रही है आरबीआई को। अब इन्होंने आरबीआई को पैसा दिया, जो इनके पास सरप्लस पैसा है या फिर आरबीआई ने इनसे पैसा लिया, रुपए लिए, अब उस रुपए पर ही इनको ब्याज दे देती है। बैंक को आरबीआई क्या करती है, बैंक को ब्याज दे देती है। तो ये तो होगा आपका रिवर्स रेपो रेट। थैंक यू।